हेलो रॉक स्टार्स। तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम इस सेशन में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारे सवाल आपके नीट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती। तो हम बहुत बेसिक से 3D वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं होता क्या है। चलिए हम जानते हैं कि इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों है या हम मासिक चक्र क्यों बोलते हैं। मान लीजिए हमने नॉर्मली लिख लिया मासिक चक्र, यानी कहीं ना कहीं नाम से आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि कोई ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसा क्रियाकलाप है जो हर महीने हो रहा है। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र हम पढ़ रहे होते हैं, किस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मासिक चक्र में होता क्या है, बहुत बेसिक से हम जानना चाहें तो हम बोलते हैं, जैसे कि हम मेल के बारे में जानते हैं कि मेल हमेशा शुक्राणु बना सकता है और पर डे रिलीज भी कर सकता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है? क्या डेली एग रिलीज हो सकता है? नहीं सर जी, फीमेल में प्रोसेस प्रक्रिया अलग है। एक स्वस्थ फीमेल जो होती है, एक स्वस्थ फीमेल या स्वस्थ नारी जो होती है, वो एक महीने में, एक माह में एक अंडा रिलीज करती है। एक अंडा रिलीज करती है। प्रति महीने, मतलब बात करें हम तो एक महीने में एक अंडा क्या होता है, फीमेल के यहां से रिलीज होता है। और ये अंडा जब निकलता है, अंडा निकलने की जो प्रक्रिया है, जब हम मेच्योरिटी अटेन करते हैं, जब हमारे यहां से हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है, पीयूष ग्रंथि उसके जवाब में एफएसएच और एलएच स्रावित करती है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स थे, यानी प्राथमिक पुट्टिकाएं थी, जिनका कि हमने क्या किया था, मियोसिस रोका हुआ था। हमारे शरीर में प्राथमिक पुट्टिकाएं बन जाती हैं बहुत पहले, जब फीमेल बेबी माँ के पेट में होती है तभी, और वो अपना अर्धसूत्री विभाजन शुरू भी कर देती है। लेकिन उसके अर्धसूत्री विभाजन को अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कहां पे? जब वो प्रोफेज अवस्था में रहती है तभी, प्रोफेज 1 में ही, यानी पूर्वावस्था फर्स्ट में ही उसे रोक दिया जाता है। अब कब तक रुका रहता है सर जी? तो हम बोलते हैं कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये रुका रहेगा। प्यूबर्टी कब आएगी सर जी? तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच इस पुट्टिका को क्या करेगा, परिवर्धन कराएगा, यानी इसका कुल मिला के मियोसिस कंप्लीट कराएगा। तो ये प्रक्रिया हर महीने होती है, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं हम मासिक चक्र बोलते हैं। यानी एक बात तो बहुत श्योर हो गई कि जब जीएनआरएच रिलीज होता होगा तभी हमारे यहां मासिक चक्र की शुरुआत होती होगी। यानी कोई ऐसा दिन होगा जब किसी भी फीमेल में पहला मासिक चक्र आता होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता होगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता होगा। इसे हम नाम देते हैं मिनार्की, रजोवृत्ति बोलते हैं। मिनार्की बोलते हैं या रजोवृत्ति बोलते हैं। और चूंकि हमारे यहां प्राथमिक पुट्टिकाएं जो हैं उनकी संख्या फिक्स होती है लगभग, और हम बोलते हैं कि एक स्वस्थ नारी की बात करें तो अपने जीवन काल में ये प्राथमिक पुट्टिका जो है, परिवर्धन जब स्टार्ट होता है तो ये ग्राफी पुट्टिका तक परिवर्धित होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ फीमेल अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, यानी जननिक काल में, हम बोलते हैं कि लगभग 400 ग्राफी पुट्टिका बनाती है। कितना बनाती है? लगभग 400 ग्राफी पुट्टिका बनाती है। और हम बोल रहे हैं कि भैया नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भैया? तो एक अंडाशय जो है एक ग्राफी पुट्टिका हर महीने रिलीज करता है। अच्छी बात है। यानी एक बात तो तय हो गई कि अगर 400 ग्राफी पुट्टिका लगभग बनता है तो जिस दिन से फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आया होगा, चाहे वो 11वां साल हो या 12वां साल हो फीमेल के लाइफ का, तो उसके बाद 400 ग्राफी पुट्टिका ही उसके पास अवेलेबल है हर महीने रिलीज करने के लिए। यानी लगभग हम देखें तो 36 साल तक, यानी जिस दिन उसका मेंस्ट्रुएशन पहला आएगा उसके अगले 36 साल तक वो ग्राफी पुट्टिका रिलीज कर सकती है। इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं ऑफ द फीमेल। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल।
जैसे कि हम सबने पढ़ा है कि मेल जो होता है वो हमेशा शुक्राणु बनाता है, इसलिए एक मेल जो है मरते दम तक पिता बन सकता है। लेकिन मां का रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक पुट्टिकाओं की जो संख्या होती है वो लगभग फिक्स होती है, और उन्हीं प्राथमिक पुट्टिकाओं से ग्राफी पुट्टिका बनती है जिसमें हमारा एग होता है। अब यही एक जो है, यही ग्राफी पुट्टिका हर महीने एक ओवरी अल्टरनेट में, कभी कभार क्या होता है कि दोनों ओवरी रिलीज कर देती हैं। तो डिसाइड ग्राफी पुट्टिका कितना रिलीज हुआ हमारे अंडाशय के द्वारा, ओवरी के द्वारा, ये डिसाइड करता है कि कितना बेबी बनेगा। यानी एक ग्राफी पुट्टिका आया, एक अंडा आया तो एक ही बच्चा बनेगा, दो आ गए तो दो बन जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि एग जो है वो डिसाइड करता है कि वुम्ब में यानी मां के कोख में कितने बच्चे पलेंगे। क्यों? क्योंकि एक इजाकुलेशन के दौरान स्पर्म जो होता है अनलिमिटेड मिलियंस में स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन एक स्पर्म एक अंडे को केवल निषेचित कर सकता है, और ये महीने में होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे मासिक चक्र बोल रहे हैं। यानी जो हमारा पहला मेंस्ट्रुएशन था जिसे मीनाकी कहते थे, तो जब ऐसा भी एज्यूम करिए कि जब 400वां हमारे पास ग्राफी पुट्टिका हो, यानी लास्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। चलो भैया ये तो बेसिक कहानी हो गई। अब इसमें होता क्या है जरा हमें यही समझना है, इस साइकिल में होता क्या है। तो जनरली ये मासिक चक्र जो है 28 से 29 दिनों में होने वाली एक साइकिल है। यानी हर 28वें या 29वें दिन एक अंडा हमारे यहां रिलीज होता होगा, अगर अंडे के अंडोत्सर्ग से बात करें, ठीक है। हर 28वें 29वें दिन नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, किसी में 35 दिन भी हो सकता है, किसी में 25 दिन भी हो सकता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। तो ये जो मानसिक चक्र की जब हम बात करना चालू करते हैं, तो चलिए इस चक्र को हम थोड़ा समझें। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक गोला बना लिया। चूंकि चक्र है, साइकिल है, तो हम इस साइकिल के माध्यम से, इस चक्र के माध्यम से समझना चाहते हैं कि आखिर में मासिक चक्र में बेसिकली होता क्या है। और थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, 3D तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम डायग्रामेटिकली और कलरफुल थोड़ा इसे समझना चाहेंगे। हमने बोला कि 28 दिनों की होने वाली एक साइकिल है। चलिए मान लीजिए इस आने वाले 28 दिनों को हमने क्या किया, थोड़ा ऐसे डिवाइड कर लिया, ऐसे लगभग डिवाइड कर लिया, 4 खानों में डिवाइड कर लिया लगभग। मान के चलिए कि 28 दिन है, तो 0 दिन यहां यानी एक दिन यहां रहा होगा। ऐसे ऐसे करके अगर हम ड्रॉ करते जाएं तो 5वां दिन, 10वां दिन, 5वां दिन मान लो यहां कर दिया हमने, 10वां दिन यहां कर दिया, 15वां यहां कर दिया, ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 5वां दिन हमने मान लो यहां कर दिया, और 10वां दिन यहां कर दिया, मान लो कि 15वां दिन यहां कर दिया। ऐसे करके हम कर रहे हैं, ऐसे करके हम बना दें, ऐसे करके हम बना ले लगभग। तो यहां पर आते आते हमारे पास 28 दिन हो जाएंगे। इस 28 दिन में 4 इवेंट होते हैं, 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम ब्लीडिंग फेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंसीडर करके चलेंगे किसी फीमेल की वह अवस्था जिसमें उसका पहला एग रिलीज हुआ होगा, यानी पहली ग्राफी पुट्टिका रिलीज हुई होगी। जब आप एनसीईआरटी अपना पढ़ते हैं तो उसमें जो है ब्लीडिंग फेज यानी मासिक चक्र जो है, ब्लीडिंग फेज यानी जिसे रजो दर्शन कहते हैं, या ये वाला अवस्था जो है ब्लीडिंग फेज पहला आता है, जो लगभग 3 से लेके 5 दिनों की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराना चाहते हैं। फिर हमारे यहां दूसरी प्रवस्था आती है, सब प्रवस्थाओं के नाम भी लिख देंगे, लेकिन फिलहाल आप प्रवस्थाओं में क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो लगभग आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम जो आपको है वो दूर हो जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा कलरफुल भी इसे बना रहा हूं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जो कि आपके नीट में हर बार सवाल पूछा गया इससे। तो ये हमने एक पीले रंग से एक अवस्था दिखा दी। कलर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप कलरफुल वर्ड में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाते। चलिए हम जो 4 अवस्थाएं हैं पहले उनको ड्रॉ कर ले। फिर हमने एक अवस्था और बना दी जिसको हमने हरे रंग से दिखाना चाहा। चलो भैया दिखा लेते हैं, हमने हरे रंग से दिखा दिया। लगभग आपको बोर्ड पे अब 4 सर्किल में भी 4 चीजें दिखने लगी होंगी। एक को हम लाल से दिखा रहे हैं, एक को पीले से दिखा रहे हैं, एक को हम हरे से दिखा रहे हैं। तो हम जब पढ़ना चालू करेंगे तो हम इस अवस्था से स्टार्ट करेंगे, यहां से। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों सर जी यहां से क्यों स्टार्ट करेंगे हम? तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पीला वाला प्रवस्था है इसे पुट्टिकीय प्रवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पुट्टिकीय प्रवस्था। इसके और भी नाम होते हैं, पुट्टिकीय प्रावस्था। अच्छा सर जी,
पुटिकीय प्रवस्था ये अवस्था होती है जिसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इस अवस्था का टाइम पीरियड लगभग 10 से 12 दिन होता है। हम जरा इसे समझना चाहते हैं, लगभग 10 से 12 दिन की एक प्रक्रिया है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंसीडर करिए कि कोई ऐसी फीमेल है जिसका पहला मेंस्ट्रुअल आने वाला है, तो क्या तुरंत ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया होगा? नहीं, ब्लीडिंग फेज ऐसे नहीं स्टार्ट होता, लेकिन मासिक चक्र आने वाला होगा तो कुछ इवेंट तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा सर जी? तो फीमेल में जो प्राथमिक पुट्टिका पड़ी थी, ये प्राथमिक पुट्टिका जो फीमेल के ओवरी में थी, तो एक दिन जब जीएनआरएच रिलीज होगा तो हमारे यहां जीएनआरएच के रिस्पेक्ट में एफएसएच आएगा, जिसका नाम ही है पुट्टिकीय परिवर्धन हार्मोन। तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर ले जाएंगे कि एफएसएच आता होगा, साथ में एलएच भी आता होगा। एफएसएच और एलएच दोनों आते होंगे, लेकिन इस पुट्टिकीय प्रवस्था में एफएसएच फंक्शनली ज्यादा एक्टिव रहता है। बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें जो हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें क्या है, उसमें जो हार्मोन्स जिस तरह रेगुलेट करते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बारे में जिक्र करेंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन यहां आप समझिए कि एफएसएच जो है फंक्शनली ज्यादा एक्टिव रहता है इन कंपैरिजन टू एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। अब जब एफएसएच आता है तो इसी प्राथमिक पुट्टिका को, प्राइमरी फॉलिकल को, जिसमें कि हमारा प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंड जननी रहती है, उसको ग्रोथ कराता है, ग्रोथ कराता है और बनाता है इसका क्या, सेकेंडरी oocyte बनती है। क्या बनती है भैया? सेकेंडरी oocyte बन जाती है। सेकेंडरी oocyte बनती है तो उसमें बाहर की एक लेयर भी बन जाती है जिसे थीका बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। हम बोलते हैं अल्टीमेटली इसका ग्रोथ हो गया और सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। लेकिन याद करिए, केवल ग्रोथ हुआ है, कोई डिवीजन या बंटवारा नहीं हुआ, एक ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, ग्रोथ हुआ। अब जब ग्रोथ प्रॉपरली हो जाता है तो यही जो हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है वो अपना फर्स्ट मियोसिस करती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब करती है तो अब क्या है, जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो जाता है, यानी यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ग्रेनुलोसा सेल्स हो गई, ये सेकेंडरी oocyte हो गया हमारा। ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में थोड़ा गैप बन जाता है, हम बोलते हैं एंट्रम का निर्माण हो जाता है। और फिर ये जो टर्सरी फॉलिकल बना, इसके चारों तरफ दो लेयर्स बन जाती हैं, एक अंदर की लेयर जिसे थीका इंटरना बोल रहे होते हैं, और एक बाहर की लेयर जिसे थीका एक्सटर्ना बोल रहे होते हैं। अब थीका एक्सटर्ना जो होती है नॉन सिक्रेटरी इन नेचर होती है, कुछ स्रावित नहीं करती, लेकिन थीका इंटरना स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है भैया? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी ये हमारे यहाँ टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी अवेलेबल होना चालू हो गया होगा। फिर हम बोलते हैं कि एफएसएच ही अपनी एक्टिविटी के द्वारा सेकेंड मियोसिस शुरू करता है, लेकिन रोक दिया जाता है उसे। लेकिन फिर भी इसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, हम बोलते हैं कि एक कुछ ऐसा दिखना चालू हो जाती है, इसके चारों तरफ एक अकोशिकीय लेयर बन जाता है, इसे जोना पेलिसुइडा कहते हैं, जो कि हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स बनाती हैं। ऐसे कर करके हम बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या बनता है, ग्राफी पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? ग्राफी पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। और उस दौरान जरा ख्याल रखिएगा कि ग्राफी पुट्टिका तो बन गया, डेफिनेट सी बात है, लेकिन ग्राफी पुट्टिका जो है इस दौरान अगर हम समझें तो हमारे यहाँ चारों हार्मोन अवेलेबल होंगे फीमेल के ओवरी में। अब एफएसएच अभी तक फंक्शनली ज्यादा एक्टिव हम बोल रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फंक्शनली ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आज के दिन, जिस दिन एक्टिव फंक्शनली ज्यादा होगा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसका क्रियाकलाप क्या होगा, यह ग्राफी पुट्टिका को दो हिस्सों में बांट देगा। क्या करेगा भैया? तो हमारा जो अंडा था वो अलग हो गया, अंडा जो था वो क्या हो गया, अलग हो गया, अंडा अलग हो गया। और अंडे के बाद का बाकी हिस्सा ग्राफी पुट्टिका का वो अलग हो गया। ठीक है, ग्राफी पुट्टिका का बाकी हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया। यानी दो चीजें बनी। क्या बना भैया? ये एग बन गया। क्या बन गया? एग बन गया। और जो ग्राफी पुट्टिका का बचा हुआ हिस्सा है उसे बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। हम बोलते हैं कि कार्पस ल्यूटियम जब बनता है तो कार्पस ल्यूटियम चूंकि किससे बना है, तो ग्राफी पुट्टिका के बाकी जो यानी ग्रेनुलोसा सेल्स थे, थीका थी, ये सब मिलके कार्पस ल्यूटियम बनाए। यही थीका इंटरना हमारे यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फंक्शन चेंज हो जाएगा। हम बोलते हैं कि यहाँ कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, कार्पस ल्यूटियम यहाँ प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज करेगी।
एस्ट्रोजन भी करेगी लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रिलीज होगा। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है। प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे यहाँ हार्मोन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे अंतःगर्भाशयी दीवार को इस काबिल बनाती है कि ये रिलीज किया हुआ जो अंडा है अगर शुक्राणु से मिले तो निषेचित हो जाए, और निषेचित होने के बाद अगर भ्रूण बने तो भ्रूण का परिवर्धन हो सके। तो यहां अंडे के फर्टिलाइजेशन के लिए या जो भी हमारे यहां भ्रूण बनने वाला है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारे गर्भाशय के आंतरिक दीवार को बहुत ही ज्यादा पोषित बनाता है, न्यूट्रिटिव बनाता है। लेकिन मान लीजिए अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं कि 3 से 5 दिन में अगर निषेचन नहीं होता है तो ये अंडा क्या होता है? डीजनरेट कर जाता है। डीजनरेट कर जाता है, अंडा क्या हुआ? डीजनरेट कर गया। और ये कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाएगी। और कार्पस ल्यूटियम जो अभी तक कार्पस ल्यूटियम जिसे एलो बॉडी कहते थे, ये कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकांस बना देगी, कार्पस एल्बिकांस। अब थोड़ा सा फंक्शन चेंज हो गया। एक कार्पस एल्बिकांस बनते ही यहां पे हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन ये ज्यादा स्रावित करने लगती है प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में। यहां एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा लेकिन एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित होगा। यहां प्रोजेस्टेरॉन भी होगा लेकिन एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित होगा। अब एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो करता क्या है? एक डिजनरेटेड एग और इंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या कर देता है? रप्चर करता है। और रप्चर करने के बाद होता क्या है? जब फुली रप्चर हो जाता है तो ब्लड के माध्यम से यही डिजनरेटेड एग कार्पस एल्बिकांस का हिस्सा, यानी जितना भी हमारे ग्राफी पुट्टिका का कंपोनेंट था, सभी बाहर आने लगते हैं ब्लड के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं क्या? ब्लीडिंग फेज, जो कि रहता है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 3 से लेके 5 दिन के लिए ब्लीडिंग फेज कहते हैं इसे, ब्लीडिंग फेज। यानी अगर हम देखें प्रवस्थाओं को अगर हम बांटें तो 3 से लेके 5 दिन ब्लीडिंग फेज, जो कि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, लेकिन पहले हम नहीं बताते क्योंकि किसी के पहले मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो पहले तो प्राथमिक पुट्टिका ग्राफी पुट्टिका बनी होगी, यानी पहला तो पुट्टिकीय प्रवस्था आया होगा, फिर हमारे पास पुट्टिकीय प्रवस्था, ग्राफी पुट्टिका बनी, ग्राफी पुट्टिका बनने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सांद्रता बढ़ी, जिसकी वजह से ग्राफी पुट्टिका से अंडा बाहर आया, अंडोत्सर्ग कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं भैया? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और यहां पे जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो हम बोलते हैं क्या? ल्यूटल फेज है या सिक्रेटरी फेज है, स्रावी प्रवस्था। ये 4 प्रवस्थाएं हमारे यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाती है। यानी एक अंडा निकल गया, अंडा डिजनरेट हो गया फर्टिलाइजेशन के अभाव में, फिर प्राथमिक पुट्टिका को फिर एफएसएच ग्राफी पुट्टिका में परिवर्तित करेगा, फिर अंडोत्सर्ग होगा, फिर वो वेट करेगी, शुक्राणु आएगा, निषेचन होगा, नहीं आया फिर से क्या होगा? ये डिजनरेट होगी, फिर से वो प्रवस्था चलती रहती है। 28 दिन की साइकिल चलती रहती है। ये बहुत क्लियर है। इसको बहुत प्यार से हम यहां पे भी समझ सकते हैं 3D के माध्यम से। अगर 3D के माध्यम से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना चाहें, जो कि फीमेल में होने वाली एक प्रक्रिया है, तो यहां देख रहे होंगे जो हमारा गर्भाशय यानी यूटरस है, यूटरस की लाइनिंग में देखेंगे जो इंडोमेट्रियम है, वहां पे ब्लड जो है, वहां पे ब्लड के लिए, पोषण के लिए इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव बना दिया गया है। तो यहां पे फॉलिकुलर फेज से अगर हम स्टार्ट करेंगे क्या हुआ, तो हमारे यहां हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है। जीएनआरएच जो रिलीज हुआ वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है एफएसएच और एलएच के स्राव के लिए। एफएसएच और एलएच जब आते हैं तो क्या होता है? ये हमारे जो ओवरी में मौजूद प्राइमरी फॉलिकल्स है, इन प्राइमरी फॉलिकल्स का परिवर्धन कराते हैं और ग्राफी पुट्टिका तक उसे क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ग्राफी पुट्टिका बनने के बाद क्या आता है? हमारे यहाँ आता है फेज जो क्या होता है? ओवुलेटरी फेज आता है। जो अंडा बना हुआ है वही अंडा क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। तो अंडा अलग और ग्राफी पुट्टिका का अलग हिस्सा जो है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। तो ऐसी कहानी चलती है। ल्यूटियल फेज में हमारे यहाँ क्या होता है? ये जो कार्पस ल्यूटियम है वही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है अमाउंट में। एक कार्पस ल्यूटियम अगर हमारे यहां निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही डिजनरेट कर जाता है, कार्पस एल्बिकांस बनाता है जो कि एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित करता है। तो ये 28 दिनों की होने वाली एक साइकिल है जिसको बहुत प्यार से आप समझ सकते हैं। ये फीमेल में होती है। पहला मासिक चक्र जो होता है उसे मीनार्की बोलते हैं और जो आखिरी मासिक चक्र होता है उसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि कैसे हार्मोन की एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए मस्त।